वेलकम टू S&K एकेडमी। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइंस के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को। सीरीज का सेट 2 हमने वीडियो दोस्तों कवर कर लिया है। इस सीरीज़ का यह सेट 3 वीडियो होगा, ठीक है, जो कि NCERT बेस्ड पर आधारित है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है दोस्तों कि हम जिस तरीके से क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, साथ ही साथ क्लास 6 से 12 तक की सारी NCERT बुक को भी हम कवर कर ले रहे हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। साथ ही में ये क्वेश्चंस को इस तरीके से कवर किया गया है ताकि एक क्वेश्चन में आपको कम से कम 2 क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। उसका हम एक्सप्लेनेशन भी कवर कर रहे हैं क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं दोस्तों, तो आप क्वेश्चंस को, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही आने वाली सभी वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा सब्सक्राइब के बाद, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं दोस्तों आज के सेट 3 वीडियो को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के साथ। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। पहला कथन कह रहा है जो जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, यानी कि ऑटोट्रोफ कहते हैं, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं, यानी कि हेटेरोट्रोफ कहते हैं। इसमें से बताना है दोस्तों, आपको नीचे दिए गए प्रयोग का कूट का प्रयोग करना है, बताना है इसमें से कौन सा कथन आपका सही है। यहाँ पे कथन 2 कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है केवल 1 या केवल 2 या सी 1 और 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें से आपका दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्योंकि दोस्तों सभी सजीव जो होते हैं, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, आपको पता है। पादप क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, ठीक है। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव जो होते हैं वो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें हम विषमपोषी भी कहते हैं। ऑप्शन में आपकी भी यही बात कह रहा है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी ऑटोट्रोफ कहते हैं, जो जीव अन्य पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें हम विषमपोषी हेटेरोट्रोफ कहते हैं। दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पे भोजन इकट्ठा होता है, बनता है। दोस्तों पहला कथन कह रहा है पत्ते, तना, जड़ और शाखा। इनमें से बताना आपको कौन सी पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। नीचे कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों, देखिए पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण जो होता है दोस्तों वो पत्तियों द्वारा होता है, आपको पता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ये प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन पौधे बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इसलिए पत्तियाँ क्या होती हैं, पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहलाती हैं, क्योंकि पत्तियों के माध्यम से ही प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज लवण जो होते हैं जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाते हैं। ये कार्य किसका होता है, जाइलम का। जाइलम के माध्यम से, जाइलम होता है एक ऊतक। दोस्तों मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज लवण जो होते हैं वो जड़ के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं और जाइलम के माध्यम से, तने के माध्यम से पत्तियों तक क्या करते हैं, पहुँचाते हैं, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए केवल 1 सही हो जाएगा, क्योंकि पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हम पत्तियों को कहते हैं। पत्तियाँ क्या करती हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन का निर्माण करती हैं। आपका ऑप्शन केवल 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कौन से इनमें से आवश्यक है। पहला कथन कह रहा है दोस्तों क्लोरोफिल, दूसरा कह रहा है सूर्य का प्रकाश, तीसरा कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा कह रहा है जल। इनमें से कूट का प्रयोग करना है आपको, इनमें से बताना है सही उत्तर आपको, ठीक है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था क्लोरोफिल, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और जल, चारों चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है पादपों के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 चारों चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है प्रकाश संश्लेषण के
लिए। दोस्तों हम लोग प्रकाश संश्लेषण को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। प्रकाश संश्लेषण दोस्तों सूर्य के प्रकाश में पौधों की कोशिकाओं में उपस्थित जो पर्णहरित होता है, यानी कि जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, उसकी सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से कार्बोहाइड्रेट एवं ग्लूकोज के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण दोस्तों यह एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड पौधे क्या करते हैं, अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को वायुमंडल में निष्कासित करते हैं। इस प्रक्रिया में दोस्तों ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है, जो शीघ्र ही मंड में बदल जाता है। प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों लाल रंग जो होता है वो सर्वाधिक प्रभावकारी होता है, ठीक है। आप सभी को पता है प्रकाश में 7 रंग होते हैं जिसमें लाल रंग क्या होता है, सर्वाधिक प्रभावकारी होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है। इसमें जो ऊर्जा होती है दोस्तों वो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। फ्री एनर्जी जो होती है प्रकाश संश्लेषण में वह स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है, ठीक है। दोस्तों पादपों की रक्षा करने वाला एक वर्णक होता है पादपों में जिसे कैरोटीनाइड कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, यह पराबैंगनी क्षति से पादपों की क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी आपको पता है आपका सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 चारों चीज़ें क्या होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वो केवल ऑक्सीजन गैस बनाती है, तथा दूसरा कथन कह रहा है पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें आपका कथन एक गलत है। क्यों गलत है, देखिए क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन दोनों बनाते हैं, ठीक है। कथन आपको क्या कह रहा था, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा केवल ऑक्सीजन गैस बनती है, ठीक है, जबकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट दोनों बनते हैं, ठीक है। इसलिए आपका कथन एक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कथन 2 क्या कह रहा है, पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ये कथन आपका सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी, ठीक है, केवल बी आपका सही है, क्योंकि पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने हो गए, हरी शाखाओं में भी क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, इसलिए आपका कथन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला कथन कह रहा है सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है, पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। इसमें दोस्तों आपका पहला कथन गलत है, ठीक है, सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ये गलत है, क्योंकि कुछ पादप ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते हैं, उसे हम अभी डिटेल से पढ़ लेंगे। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। पादप जो होते हैं वो मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। देखिए दोस्तों कथन ये क्यों गलत है आपका, क्योंकि कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ठीक है। जिस पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है उसी में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव होती है। जिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए उनमें क्या होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसलिए वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाते हैं। जैसे अमरबेल हो गया, अमरबेल एक ऐसा पौधा होता है जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। अपना भोजन स्वयं बनाने वाले पादप को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। जबकि वे पादप जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं उसे हम विषमपोषी कहते हैं, ठीक है। विषमपोषी पादप जो होते हैं वो भोजन के लिए जिन पादपों पर निर्भर होते हैं, ठीक है, भोजन की आवश्यकता तो उनको पड़ेगी, लेकिन जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं वो दूसरे पादपों पर निर्भर हो जाते हैं, ठीक है। वे पादप क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं, होस्ट कहलाते हैं,
ठीक है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु जो होते हैं वो गैसीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित करके मृदा में निर्मुक्त कर देते हैं, जिसे पादप क्या करते हैं, जड़ों की सहायता से जल के साथ अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए कथन 2 आपका सही हो जाएगा, कथन 1 आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी पादप अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जो दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं। आपका कथन केवल 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जो होता है कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है। ठीक है, अमरबेल बताना है, गुड़हल, घटपर्णी, गुलाब, इनमें से बताना है आपको कौन से पादप ऐसे हैं जो कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करते हैं, यानी कि भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, जैसे उसे हम पादप कीटभक्षी कहते हैं। जैसे क्या हो गया, घटपर्णी जिसे हम पिचर पादप भी कहते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, संड्यू जो होता है वो कीट, ये सभी जो होते हैं दोस्तों वो कीटभक्षी पादप के उदाहरण हैं। घटपर्णी, वीनस फ्लाई ट्रैप और संड्यू, इन तीनों को आप याद रखिएगा। घटपर्णी, वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संड्यू, ये सब क्या है, कीटभक्षी पौधे होते हैं। ठीक है, जो पादप ऐसे होते हैं जो कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, घटपर्णी। अमरबेल आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था दोस्तों, अमरबेल क्या होता है, वो दूसरे पादपों पर निर्भर होता है इस अपने भोजन प्राप्त करने के लिए, जबकि गुड़हल और गुलाब में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। घटपर्णी क्या है, कीटभक्षी पौधा है। ठीक है, इसमें आपको बताना था, कीटभक्षी पादप बताना था, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है, वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बांटते हैं, उन्हें हम सहजीवी संबंध कहते हैं, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं उसे। ठीक है, कथन 2 कह रहा है, वह पोषण जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं, सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इनमें से बताना है दोस्तों आपको कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पहले देखिए दोस्तों, उसमें आपका कथन दोनों सही है, वो भी हम देख लेंगे। इसमें क्या कह रहा है, कुछ जीव क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। ठीक है, किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषण प्राप्त करना मृतजीवी पोषण कहलाता है। ठीक है, कवक क्या करते हैं, मृतजीवी पोषण का सबसे अच्छा उदाहरण होता है कवक। कवकों की जो पोषण प्रणाली जो होती है दोस्तों वो भिन्न प्रकार की होती हैं। ये क्या करते हैं, ये मृत अथवा विघटनकारी जो वस्तुएं होती हैं उनकी सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं, जिससे ये विलयन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कवक क्या करते हैं, इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। ठीक है, वही आपका ऑप्शन कह रहा था। वह पोषण जिसमें किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, ये आपका कथन 1 और कथन 2 क्या है, दोनों सही है इसमें। ठीक है, कथन 1 और कथन 2 आपका दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वह पोषण जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ साझा करते हैं उन्हें हम सहजीवी संबंध कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। दूसरा है वह पोषण जिसमें किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, जैसे कवक हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से सहजीवी संबंध का उदाहरण है। ठीक है, सहजीवी हमने आपको बताया ही था किसे कहते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं, अपना आवास एवं भोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उसे हम सहजीवी संबंध कहते हैं। ठीक है, वही आपको बताना है इसमें सहजीवी संबंध का उदाहरण क्या है इसमें। ठीक है, पहला कह रहा है शैवाल और कवक हैं,
यानी कि ये दोनों क्या एक दूसरे में आपस में भोजन को क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं। दूसरा कह रहा है शैवाल और जीवाणु, तीसरा कह रहा है कवक और जीवाणु, चौथा कह रहा है पादप और जीवाणु। इनमें से बताना आपको, सही उत्तर का चयन करना है कोड के माध्यम से। इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, केवल 1 और 4। शैवाल और कवक क्या है, सहजीवी संबंध है, और पादप और जीवाणु सहजीवी संबंध के उदाहरण है। ठीक है, 1 और 4 आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, शैवाल और कवक के बीच क्या होता है दोस्तों, सहजीवी संबंध होता है जिसे लाइकेन कहते हैं। शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है, उसे हम लाइकेन कहते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार आ चुका है दोस्तों। शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ठीक है, जबकि कवक में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ठीक है, कवक क्या करते हैं, शैवाल को रहने का स्थान देते हैं। ठीक है, उसी की वजह से, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उसी की जगह पे जल एवं पोषक तत्व क्या होता है, उपलब्ध कराता है कवक। तथा बदले में शैवाल क्या करता है, शैवाल बदले में प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य जो होता है वो कवक को देता है। ठीक है, इसकी वजह से दोनों में क्या होता है, सजीवी संबंध होता है। ठीक है, अगला क्या है, पादप और राइजोबियम। पादप और राइजोबियम क्या, राइजोबियम जीवाणु भी क्या होते हैं, सहजीवी संबंध के उदाहरण हैं। ठीक है, ये जीवाणु जो होते हैं वो गैसीय नाइट्रोजन को क्या करते हैं, विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। परंतु राइजोबियम क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, सेम हो गया, अन्य जो फलीदार पादपों होते हैं उनकी जड़ों में ये रहते हैं राइजोबियम। ठीक है, तथा उन्हें क्या करते हैं, नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। इसके बदले में पादप क्या करते हैं, इन जीवाणुओं को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। ठीक है, तो पादप और जीवाणुओं के बीच क्या हो जाता है, सहजीवी संबंध स्थापित हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, स्टारफिश यानी कि तारा मछली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है, इसका आहार जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं। स्टारफिश का जो आहार होता है यानी कि भोजन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होते हैं। दूसरा कथन कह रहा है, भक्षण के लिए ये कवच खोलने के बाद अपने मुख से अमाशय बाहर निकालते हैं तथा जंतु के कोमल भाग को खाते हैं। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल 1, केवल 2 या 1 और 2 दोनों, ये ना तो 1 ना तो 2, इनमें से आपको बताना कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों, इसमें कथन दोनों सही हैं। क्यों, क्योंकि तारा मछली क्या करते हैं, भोजन को सीधे अमाशय में ग्रहण करते हैं। ठीक है, सीधे अमाशय में ये भोजन को ग्रहण करते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करते हैं। ठीक है, कवच के खोलने के बाद ये क्या करते हैं, अपने मुख से अमाशय सीधे अमाशय को ही अपने मुख से बाहर निकाल लेते हैं तथा जंतु के कोमल भाग को ये क्या करते हैं, खाते हैं। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे पचता रहता है। ठीक है, इसलिए आपका इसमें कथन सी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट कठोर कवच वाले जंतु को खाते हैं। ठीक है, भक्षण के लिए क्या करते हैं, कवच खोलने के बाद अपने मुख से सीधे क्या करते हैं, अमाशय बाहर निकाल लेते हैं तथा जंतु के कोमल भाग को ये खाते हैं। ये हो रही है स्टारफिश की बात। स्टारफिश दोस्तों जो होता है वो इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु होता है। ठीक है, इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो कैल्शियम युक्त हड्डियों से बने होते हैं तथा अंतःकंकाल इसमें पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसका नाम इकाइनोडर्मेटा रखा गया है। इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है दोस्तों कांटा युक्त शरीर। ठीक है, तो स्टारफिश क्या है, इकाइनोडर्मेटा संघ का जंतु है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाचन तंत्र के संदर्भ में पहला कथन कह रहा है, पाचक रस जो होता है वो सरल पदार्थों को जटिल बनाता है जो पाचन में सहायक होता है। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है, अमाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध ग्रंथियां
पाचक रस स्रावित करती हैं, अमाशय के आंतरिक। इसमें से बताना दोस्तों आपको कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो इसमें आपका कथन 2 क्या है, सही है, कथन 1 आपका गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए पाचक रस जो होता है वो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में कन्वर्ट करता है, इसमें उल्टा हो गया है। ठीक है, इसलिए आपका कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कथन 2 आपका सही है। तो इसमें बताना कौन सा कथन असत्य है, तो आपका केवल कथन 1 असत्य है। ठीक है, दोस्तों पाचक रस जो होता है वो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलता है। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियाँ जो होती हैं मिलकर क्या करती हैं, पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। अमाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबद्ध ग्रंथियाँ पाचक रस स्रावित करती हैं, जो पाचन में सहायक होते हैं। इसलिए आपका कथन 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों अगर हम अमाशय की बात करें तो अमाशय क्या होता है, अमाशय जो होता है दोस्तों प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है। ठीक है, जिसे हम स्टोमक कहते हैं अमाशय को, यह प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है। दोस्तों अमाशय की जो अंदर की जो सतह होती है उसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जो कि जठर रस स्रावित करती हैं, जो कि काफ़ी अम्लीय होती हैं, जिसका पीएच मान क्या होता है, 1.8 होता है। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों जठर ग्रंथियाँ जो होती हैं उसमें जो जठर रस होते हैं उसके अंतर्गत कुछ पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। उन पाचक एंजाइम जो है दोस्तों वो जैसे पेप्सिन हो गया, पेप्सिन, रेनिन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl इसे कहते हैं, एवं म्यूकस, ये सभी क्या है दोस्तों, पाचक एंजाइम हैं जो कि अमाशय के जठर ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जो होता है दोस्तों वह पेप्सिनोजन को क्या करता है, सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है एवं प्रोटीन को फिर उसके बाद सरल अणुओं में तोड़ देता है। पेप्सिन का जो स्रावण होता है वह मुख्य कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, जो उदर ग्रंथियों के नज़दीक जो होता है वो प्रचुर मात्रा में मौजूद रहता है। ठीक है, इसी के अलावा दोस्तों जो HCl होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वह निष्क्रिय प्रोरेनिन को सक्रिय रेनिन में बदल देता है। ठीक है, यह रेनिन जो होता है दोस्तों वो दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को कैसीन में बदलता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो अमाशय में उपस्थित एक एंजाइम और पाया जाता है जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। ठीक है, गैस्ट्रिक लाइपेज जो करता है दोस्तों वसा का पाचन करके इसे ट्राइग्लिसराइड में बदलता है। ठीक है, उसके अलावा जो म्यूकस पाचक एंजाइम होता है वह अम्लीय प्रभाव को कम करके अमाशय की रक्षा करता है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और म्यूकस ये सभी क्या है, पाचक एंजाइम है जो कि अमाशय के जठर ग्रंथियों में पाए जाते हैं, काफ़ी अम्लीय होते हैं, इनका पीएच मान 1.8 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला कह रहा है यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दूसरा कथन कह रहा है यकृत जो होता है वो पित्त रस स्रावित नहीं करता है। तीसरा कथन कह रहा है आपका पित्त रस जो है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इनमें से कूट का प्रयोग करके आपको बताना है कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा यकृत के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों, उसका आंसर देख लेंगे। यकृत जो होता है दोस्तों यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, आपका पॉइंट ये तो सही हो ही जाएगा। इसमें आप ध्यान रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है, इसे लीवर कहते हैं। ठीक है, यकृत कोशिकाओं से पित्त का स्राव होता है जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली पेशी थैली यानी कि जिसे हम पित्ताशय कहते हैं उसमें क्या होता है, जमा हो जाता है। ठीक है, उसी के साथ लीवर जो होता है इसे यकृत कहते हैं, विटामिन ए का संश्लेषण भी करता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको, लीवर क्या करता है, वो विटामिन ए का संश्लेषण करता है। ठीक है, इसके अलावा जो करता है यकृत दोस्तों ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। ठीक है, पित्त का लगातार श्रवण करना यकृत का प्रमुख कार्य होता है, इसको आप ध्यान रखना। हालांकि पित्त में एंजाइम नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है, पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, फिर भी पित्त क्या करते हैं, भोजन विशेषता वसाओं के पाचन के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ठीक है, पित्त जो होते हैं वो भोजन को सड़ने से बचाते हैं। लंबे समय तक शराब का जो आदमी सेवन करता है उसमें हेपेटाइटिस बी एवं सी संक्रमण जो होते हैं विषाक्त धातुओं आदि के कारण यकृत सिरोसिस नामक रोग से
ग्रसित हो जाता है। ठीक है, जो भी आदमी लंबे समय तक शराब का सेवन करते हैं उनका जो यकृत होता है वो सिरोसिस नामक रोग से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, यकृत के जो कुछ कार्य हैं उसको हम देख लेते हैं। यकृत का पहला कार्य दोस्तों जैसे है बाइल जूस एवं यूरिया का क्या करता है, संश्लेषण करता है। ठीक है, दूसरा है कार्बनिक पदार्थों का संग्रह करता है, ये एंजाइम का श्रवण करता है, हिपैरिन का श्रवण करता है, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए आयरन को स्टोर करता है। ये सभी क्या है, यकृत के कार्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो विटामिन ए का संश्लेषण क्या करता है, यकृत ही करता है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पॉइंट 2 गलत हो जाएगा। हमने आपको बताया था यकृत क्या करता है, पित्तरस स्रावित करते हैं। ठीक है, पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें आपका ऑप्शन केवल बी 1 और 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रूमिनेंट अथवा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से कौन से कथन सही है, आपको बताना है। पहला कथन कह रहा है रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। दूसरा कथन कह रहा है रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है बाद में जंतु क्या करते हैं, इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाते हैं तथा इसे चबाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रोमंथन जुगाली करना कहते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको बताना है इनमें से कौन से कथन आपके सही हैं। इसमें आपके दोस्तों कथन 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, घास खाने वाले जंतु होते हैं वास्तव में पहले घास को क्या करते हैं, जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, यह भाग क्या कहलाता है, रूमेन यानी कि प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में दोस्तों आमाशय क्या होता है, 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है। रूमेन क्या होता है, प्रथम आमाशय होता है, इसमें भोजन का आंशिक पाचन होता है। रूमिनेंट जो होता है दोस्तों इसमें आमाशय 4 भागों में बटा होता है। ठीक है, बाद में जंतु क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं। ठीक है, जब वो भोजन को इकट्ठा कर लेते हैं उसके बाद वह थोड़ा थोड़ा करके पिंडकों के रूप में मुख में लेके आते हैं जिसे वो चबाते रहते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, रोमंथन यानी जुगाली करना कहते हैं। गांव में जिसे हम पागुर करना कहते हैं उसे ही रोमंथन कहते हैं। ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं, यानी कि जो जंतु जो होते हैं पागुर करते हैं उन्हें हम रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों घास में सेलुलोज की प्रचुर मात्रा होती है जो एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अनेक जंतु ऐसे होते हैं और मानव ऐसे होते हैं जो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, घास को नहीं खाते हैं। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएंगे आपके। 1, 2 तीनों पॉइंट आपके सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीबा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, पहला कथन क्या कह रहा है, यह जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय यानी कि सिंगल कार्ड जीव है। दूसरा कथन कह रहा है अमीबा अपनी आकृति एवं स्थिति क्या करता है, निरंतर बदलता रहता है। तीसरा कथन कह रहा है अमीबा के कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धनियाँ होती हैं। ठीक है, इनमें से बताना कौन से कथन आपके सही है। दोस्तों अमीबा के संबंध में देखिए उपरोक्त सभी कथन सही हैं, वो हम देख लेंगे अभी। ठीक है, अमीबा जो होता है दोस्तों ये जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा जो होता है जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, जो अपनी आकृति एवं स्थिर क्या करते हैं, निरंतर बदलता रहता है, यानी कि इसका जो शरीर का जो आकार होता है वो स्थिर नहीं होता, यानी कि एक आकार नहीं होता है। गोल भी हो सकता है, चौकोर भी हो सकता है, इस रूप में भी हो सकता है, यानी वो किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है, इसकी कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल सघन केंद्र तथा एक कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ जैसे कि वक्यूलस जिसे हम कहते हैं, ये सभी उपस्थित होते हैं अमीबा में।
ठीक है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। इसकी आकृति क्या है, फिक्स नहीं होती है कि किस आकार में होगा ये। इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 क्या हो जाएगा, तीनों सही हो जाएंगे। कथन 1, 2 और 3 क्या है, तीनों सही हो जाएंगे इसमें। जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। इसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, निरंतर क्या है, बदलता रहता है। तीसरा, अमीबा कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल चाहन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती हैं, ठीक है। तीनों कथन आपके सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे जांतव रेशे कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है, रेशम के रेशे जो होते हैं वो रेशम कीट के कोष से प्राप्त होते हैं। तीसरा कथन कह रहा है, भेड़, बकरी तथा याक जो होते हैं वो ऊन देने वाले जंतु होते हैं। इसमें से बताना आपको कौन से कथन सही है। देखिए दोस्तों, इसमें आपके ऊपर एक कथन सही है, ठीक है। अभी हम देख लेंगे। जंतु से जो प्राप्त किए जाने वाले रेशे जो होते हैं दोस्तों वो जांतव रेशे कहलाते हैं, ठीक है। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे वो जांतव रेशे कहलाते हैं। इनमें से रेशम के फाइबर यानी कि रेशे जो होते हैं वो रेशम कीट के कोकून यानी कि कोष से प्राप्त होते हैं, ठीक है। रेशम कीट रेशम की कटाई करके कोकून बनाते हैं। रेशम कीट जो होते हैं वो रेशम की कटाई करके कोकून बनाते हैं। कोकून से रेशम को क्या करते हैं हम, अलग करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर धागा बनाया जाता है, ठीक है। ऊन के रेशे भेड़, बकरी तथा गाय, याक के बालों से प्राप्त होते हैं। ऊन के जो रेशे होते हैं भेड़, बकरी तथा याक के बालों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 क्या हो जाएगा, तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशे को हम जांतव कहते हैं। रेशम के रेशे जो होते हैं वो रेशम कीट के कोष से प्राप्त होते हैं, ठीक है। बाकी तीसरा है, भेड़, बकरी तथा याक जो होते हैं वो ऊन देने वाले जंतु हैं, ठीक है। कथन 1, 2, 3 आपके तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है, ठीक है। पहला कथन कह रहा है, अंगोरा ऊन जो होता है वो अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। दूसरा कथन कह रहा है, अंगोरा नस्ल की बकरियां जो होती हैं वो कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तीसरा कथन कह रहा है, पश्मीना शाल जो होता है वो अंगोरा नस्ल की बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों से बनाई जाती हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है, जिसमें बताना है आपको कौन से कथन सही नहीं है। देखिए दोस्तों, कश्मीर की जो मशहूर पश्मीना शाल होती है, कश्मीर की जो मशहूर पश्मीना शाल होती है वह कश्मीरी बकरियों के त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों से बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अंगोरा ऊन जो होता है वो अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको कथन 1 और 2 क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। कथन 1 और 2 क्या कह रहा था, अंगोरा ऊन जो होता है वो अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त होता है और ये कहाँ पाई जाती हैं, कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसलिए आपके कथन 1 और 2 क्या है, दोनों सही हैं। कथन 3 आपका गलत क्यों है, देखिए। कथन 3 दोस्तों जो होते हैं वो मशहूर कश्मीर की जो मशहूर पश्मीना शाल होती है वह कश्मीरी बकरियों की त्वचा पर उपस्थित मुलायम बालों से बनाई जाती हैं। कश्मीर की मशहूर पश्मीना शाल, इसमें क्या कह रहा था, पश्मीना शाल जो होता है अंगोरा नस्ल की, अंगोरा नस्ल नहीं दोस्तों, कश्मीरी नस्ल की जो बकरियां होती हैं, ठीक है। कश्मीरी बकरियों की त्वचा पर उपस्थित जो मुलायम बाल होते हैं उनसे बनाए जाते हैं पश्मीना शाल, ठीक है। इसमें कथन 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यही आपको चुनना था कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। पश्मीना शाल जो होती है वो कश्मीर की में एक बकरी पाई जाती है, उनकी एक नस्ल होती है, उनकी त्वचा पर जो मुलायम बाल होते हैं उनसे बनाए जाते हैं पश्मीना शाल, ठीक है। यहाँ पे अंगोरा नस्ल नहीं होगा।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है रेशम कीट पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं। दूसरा कथन है रेशम फाइबर यानी कि रेशे जो होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, इसमें से बताना होगा कौन से कथन सही है। देखिए दोस्तों, इसमें आपके दोनों कथन देखिए, रेशम कीट का जो पालन होता है उससे हम सेरीकल्चर तो कहते ही हैं। ठीक है, रेशम फाइबर यानी जो रेशे होते हैं वह प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए कथन आपके एक और दो क्या हो जाएंगे, दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, रेशम कीट पालन को हम सेरीकल्चर कहते हैं तथा इसके जो रेशे होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। कथन एक और दो दोनों आपके सही हो जाएंगे। इसके साथ दोस्तों देखिए, भारत में रेशे उत्पादन से संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योग में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक है, रेशम कीट पालन जो होता है वो कोकून कोश से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण करने में जो अधिकतर कार्य होता है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखना। रेशम उत्पादन में भारत विश्व के अग्रणी राज्यों में से एक है रेशम के उत्पादन में। ठीक है, इसमें कोई कथन सी सही हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। पहला कथन कह रहा है इसका मृदु रेशा यानी कि सूत्र जो होता है वो स्टील के तार के जितना मजबूत होता है, रेशम का सूत्र। दूसरा कथन कह रहा है टसर, मूगा तथा कोसा जो रेशम की क्या है, किस्में हैं, टसर, मूगा तथा कोसा। इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें देखिए दोस्तों, आपके कथन एक और दो दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो ही जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा इसमें, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, कथन एक और दो दोनों सही है। ठीक है, इसका जो रेशा होता है वो स्टील के तार के जितना मजबूत होता है। टसर, मूगा तथा कोसा जो होते हैं वो रेशम की किस्में हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दोस्तों जो हैं, रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं। देखिए, जो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं और उनसे प्राप्त होने वाला जो रेशम का धागा होता है, अर्थात रुचिता हो गया, उसका चिकनाहट हो गया, चमक हो गया आदि क्या होते हैं, वो सभी अलग अलग होते हैं। ठीक है, कई प्रकार के रेशम के कीट जो होते हैं वो अनेक किस्म के होते हैं। ठीक है, इसलिए टसर रेशम, मूगा रेशम तथा कोसा रेशम ये सभी क्या है, अन्य प्रकार के रेशम क्या है, विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य जो रेशम कीट जो होता है दोस्तों वो सहतूत रेशम कीट होता है। ठीक है, सबसे सामान्य रेशम कीट जो होता है वो सहतूत का रेशम कीट होता है। इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। ठीक है, देखिए सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और पास्कल, इन चारों के बारे में दोस्तों आप जानते हैं। सेल्सियस इसमें फ़ारेनहाइट और केल्विन क्या है, तीनों तापमान के मात्रक हैं। पास्कल मात्रक नहीं है, पास्कल किसका मात्रक है, दाब का ऐसा ही मात्रक है पास्कल। ठीक है, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या है, पास्कल है। बाकी सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन से भी क्या है, तापमान के मात्रक हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है द्रव और गैसों के ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रव और गैसों में ऊष्मा जो होती है वो संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। तीसरा कथन कह रहा है वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसे हम चालन कहते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कथन आपके एक, दो और तीन तीनों सही हैं।
ठीक है। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, अगर ये गर्म वस्तु है और ये ठंडी वस्तु है तो ऊष्मा हमेशा इस तरफ क्या होगी, प्रवाहित होगी। ठीक है। द्रव और गैसों में ऊष्मा जो होती है वो संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है, द्रव और गैस में। वहीं पे वह प्रक्रम जिसमें हम ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। ठीक है, ये क्षण है, इसमें गर्म वस्तु, ये ठंडा, ये गर्म सिरा, ये ठंडा सिरा है। ठीक है, उसमें ऊष्मा जो है गर्म सिरे से ठंडे सिरे की जो स्थानांतरित होती है उसे हम चालन कहते हैं। ठीक है, तीनों कथन आपके सही हैं। 1, 2 और 3 क्या हो जाएंगे आपके, तीनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उदासीन विलयन लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग क्या होता है, परिवर्तित नहीं करता है। ठीक, उदासीन विलयन जो होता है वो लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करता है। दूसरा कथन कह रहा है, हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। तीसरा कथन कह रहा है, जब वर्षा जो है जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। इनमें से बताना आपको कौन से कथन सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें कौन से कथन सही है। देखिए, ऐसे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय होते हैं, उदासीन विलयन का होते हैं। जैसे कि इनका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। जिसका पीएच मान 7 होता है वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ठीक है, ये लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करते हैं। ठीक है, पीएच मान अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, पीएच मान 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा। ठीक है, जो उदासीन पदार्थ होते हैं वो लाल अथवा नीले लिटमस पेपर का रंग परिवर्तित नहीं करते हैं। ठीक है, कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय होती है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हमें कोई पदार्थ पता करना है कि कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है, तो विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए वे पदार्थ सूचक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हल्दी हो गया, लिटमस हो गया, गुड़हल की पंखुड़ियाँ हो गई, ये सभी क्या प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। ठीक है, जब वर्षा जो होती है जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, वर्षा जल के अम्लीय होने का जो कारण है वो प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसें होती हैं, जो वर्षा जल के में घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं। ठीक है, इनके मिलने से क्या होती है, वर्षा अम्लीय हो जाती है, यानी कि अम्लीय वर्षा का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभाव और उसके विचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन कह रहा है, रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। दूसरा कथन कह रहा है, अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। इसमें से बताना है आपको, सही उत्तर का चयन करना है कोड के माध्यम से। देखिए दोस्तों, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग क्या करता है, मृदा को अम्लीय बना देता है। ठीक है, इसलिए कथन एक आपका सही हो जाएगा, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। ये भी एक आपका प्रश्न तैयार हो गया। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग क्या करता है, मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा क्षारीय हो तो पादपों की वृद्धि के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, अगर अधिक अम्लीय हो या अधिक क्षारीय हो तो पादपों की वृद्धि के लिए ठीक नहीं होता है। अत्यधिक अम्लीय मृदा के उपचार के लिए बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड इसे कहते हैं। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना अथवा फिर बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन सभी का उपयोग किया जाता है। अगर मृदा अधिक अम्लीय हो जाती है तो हम बुझा हुआ चूना अथवा बिना बुझा हुआ चूना दोनों प्रयोग करते हैं,
उसकी अम्लीयता को कम करने के लिए, जबकि जैव पदार्थों का जो उपयोग होता है मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं जो इसकी क्षारीय प्रकृति को क्या करते हैं, उदासीन कर देता है। इसलिए कथन 2 क्या हो जाएंगे, कथन 2 आपका गलत है। ठीक है, कथन 2 कह क्या रहा था, कथन 1 आपका सही है। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग क्या करता है, मृदा को अम्लीय बना देता है। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा था अत्यधिक अम्लीय जो होता है मृदा को उदासीन करने के लिए उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। ठीक है, जैव पदार्थ दोस्तों कब मिलाए जाते हैं, जैव पदार्थ तब मिलाए जाते हैं जब मृदा की क्षारीयता को कम करना होता है। ठीक है, ना कि अम्लीयता को। इसमें क्या कह रहा था आपका, अम्लीयता को कम करने के लिए जैव पदार्थ मिलाते हैं, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि अम्लीयता को कम करने के लिए हम जैव पदार्थ नहीं मिलाते हैं। ठीक है, क्षारीय मृदा को, अत्यधिक क्षारीयता को हम कम करने के लिए हम जैव पदार्थ मिलाते हैं, इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, अम्लीय इसकी जो प्रकृति, क्षारीय प्रकृति को हम उदासीन कर देता है जैव पदार्थ जो होते हैं। इसमें आपका कथन 1 सही उत्तर का चयन करना था आपको। इसमें कथन 1 आपका सही हो जाएगा, केवल 1, कथन 2 आपके गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, कारखानों के अपशिष्ट कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। कारखानों के अपशिष्ट यानी कि कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं, इनको जलाशयों में विसर्जित करने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। पहला कथन कह रहा है ये। दूसरा कह रहा है अमाशय में अम्ल की मात्रा बढ़ने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे उदासीन करने में सहायक होता है। तीसरा कथन कह रहा है चींटी के डंक के प्रभाव को नियमयुक्त खाने का सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलयन की सहायता से उदासीन किया जा सकता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, आपको पता है। इनमें से बताना तो कौन सा कथन सही है। देखिए, कारखानों के कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं, बिल्कुल सही है। ऐसे पदार्थों को सीधे ही जलाशय में विसर्जित किया जाए तो मछली व अन्य जलीय जीवों को क्या होगा, अम्ल नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्षार मिलाकर इनको क्या किया जाता है, उदासीन किया जाता है। उसके साथ ही अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, परंतु इसकी अधिकता से अपाचन हो जाता है। अगर HCl की मात्रा पेट में अधिक हो जाए अमाशय में तो इसमें अपाचन हो जाता है। ठीक है, इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए हम मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं, यानी कि जिसे क्षार कहते हैं। ठीक है, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन करता है। ठीक है, अत्यधिक अम्ल को कम करने के लिए हम क्षार मिलाते हैं और अत्यधिक क्षार को कम करने के लिए हम अम्ल मिलाते हैं। ठीक है, चींटी के डंक में दोस्तों फॉर्मिक एसिड होता है, आपको पता ही है। चींटी के डंक के प्रभाव को निम्नयुक्त खाने का सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलयन की सहायता से उदासीन किया जा सकता है। ठीक है, इसमें जिंक कार्बोनेट होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 क्या है, तीनों आपके सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में पहला कथन कह रहा है सभी भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है ध्वनि का उत्पन्न होना एवं किसी विकिरण का निर्मुक्त होना अथवा अवशोषण होना, ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें से बताना है आपको, सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऐसा परिवर्तन जिनका विपरण जो होता है ऐसा परिवर्तन जिनका विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव हो वह उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, ऐसा परिवर्तन जिनका विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव हो वह उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है, जबकि भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। ठीक है,
भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है दोस्तों, बस उसकी अवस्था बदल जाती है, अर्थात इसको पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। ठीक है, जैसे पानी का बर्फ़ बनना, उसके बाद बर्फ़ गर्म करके पुनः पानी में बदल लेना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इनसे कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जिनसे नया पदार्थ नहीं बनता है उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन देखना उत्क्रमणीय होते हैं, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, और रासायनिक परिवर्तन क्या करते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, इनका विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव नहीं है। सभी नए पदार्थ जो होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं, इसलिए कथन एक क्या है आपका गलत है। ठीक है, ध्वनि का उत्पन्न होना, ऊष्मा, प्रकाश या किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त अथवा अवशोषित होना, किसी गंध का बनना या उसमें परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना, ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन के ही उदाहरण हैं। इसलिए कथन 2 आपका सही है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है दोस्तों, नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए कथन 2 आपके सही है। ध्वनि का उत्पन्न होना एवं किसी विकिरण का निर्मुक्त होना अथवा अवशोषित होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, इसमें नए पदार्थ बनते हैं। पहला कथन गलत है आपका, सभी भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय नहीं उत्क्रमणीय होते हैं। ठीक है, सभी भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। कथन 1 आपका गलत है, केवल बी, केवल 2 सही हो जाएंगे आपके आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, पहला कह रहा है कागज को फाड़ना, रंग में परिवर्तन होना, तीसरा कह रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना, चौथा कह रहा है कागज का जलना। इनमें से बताना वो कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, हमने आपको बताया था दोस्तों, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण वो है जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, केवल उसकी अवस्था में हम परिवर्तन कर सकते हैं, आकार में परिवर्तन कर सकते हैं, इसे भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, ये ध्यान देना आपको। ठीक है, इसमें से बताना फिर कागज को फाड़ना, रंग में परिवर्तन होना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना, कागज का जलना। इनमें से बताना कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, देखिए दोस्तों, निश्चित रूप से कागज को फाड़ना, पुनः उसको जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इसको टुकड़ों के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, कागज है तो कागज ही रहेगा, अगर आप उसे फाड़ते भी हैं तो कागज से कागज ही रहेगा वो। ठीक है, इसलिए ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अन्य सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, बाकी देखिए कागज को फाड़ना, कागज को अगर आप फाड़ते हैं इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसलिए भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, रंग में परिवर्तन अगर हो रहा है तो नया पदार्थ बन रहा है, लाल से पीला हो रहा है तो नया बन रहा है, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बन रहा है, जल बन रहा है। कागज का जलना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, नया पदार्थ बन रहा है। इसमें फिर आपका क्या हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। कागज को फाड़ना क्या है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, बाकी तीनों रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौसम और जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा या वायुवेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायुवेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल के प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। दूसरा कह रहा है किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे 25 वर्षों में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से बताना आपको कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों, दोनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तापमान, आर्द्रता, वर्षा, ये सभी क्या है, मौसम के घटक है।
तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, वर्षा हो गई, सभी मौसम के घटक है। ठीक है, किसी स्थान का मौसम जो होता है वो दिन प्रतिदिन, सप्ताह दर सप्ताह क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। ये सभी क्या है, मौसम है। ठीक है, यदि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय तक उच्च रहता है, ठीक है, तो यह कहा जा सकता है उस स्थान की जलवायु क्या है, गर्म है। ठीक है, जैसे अंटार्कटिका की अगर हम बात करें, वहाँ पे हमेशा क्या बर्फ से ढका रहता है अंटार्कटिका। ठीक है, महाद्वीप, वहाँ पे तापमान क्या होता है, हमेशा निम्न रहता है। तो ठीक है, यही वहाँ पे ये कह सकते हैं उस स्थान की जलवायु क्या है, ठंडी है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यदि किसी स्थान का तापमान अधिकांश उच्च रहता है तो यह कहा जा सकता है कि उस स्थान की जलवायु क्या है, गर्म है। ठीक है, इसमें आपके कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्षों में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न क्या कहता है, जलवायु कहलाता है। ठीक है, जबकि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा या वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल के प्रतिदिन या 10 सप्ताह दर सप्ताह की परिस्थिति क्या कहती है, उस स्थान का मौसम कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, आज के वीडियो में दोस्तों बस इतने ही क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग नए क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो आने वाली सभी वीडियो की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन की क्वालिटी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि हर क्वेश्चन में आपको 4 से 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके पूरे कवर हो रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक 6 से 12 क्या भी पूरी कवर हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए क्वेश्चंस की सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।